नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम रूहों का शिकंजा जो कि सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स है उसका पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। डॉक्टर थापा कहाँ हैं? अपने क्वार्टर में। उनसे कुछ दवाई ले लूँ तो तबीयत ठीक हो जाएगी। डॉक्टर थापा के कमरे में किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ ध्रुव आओ। मैं राष्ट्रपति जी की तबीयत के बारे में पूछने आया था। कैसे हैं वो? पहले से बेहतर है, लेकिन अगर उन्हें फिर से कोई आत्मा दिखाई पड़ी तो फिर वापस इसी हालत में पहुँच जाएंगे। एक बात बताइए डॉक्टर थापा, इन आत्माओं को राष्ट्रपति जी के अलावा क्या और किसी ने देखा है? नहीं। यानी ये आत्मा उनके दिमाग की उपज भी हो सकती है। ऐसा किसी दवाई से संभव है क्या? क्यों नहीं, ऐसा नर्वस टॉनिक आते हैं जिसकी ज़्यादा मात्रा में लेने से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और आदमी को तरह तरह की अजीब चीज़ें पड़ने लगती है। हम तो अब एक आखिरी प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपने ये टॉनिक राष्ट्रपति जी को कब दे रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा, फिर यह बता दीजिए कि नागफन भंडारी इस काम के लिए आपको कितने पैसे दे रहा है? मैं तुम्हारी बदतमीजी का जवाब अभी दे सकता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम हमारे मेहमान हो। गेट आउट। ठीक है डॉक्टर थापा, लेकिन सच सामने आकर ही रहता है। आगे से यहाँ हमेशा याद रखना कि मैं सिर्फ तुझ पर नजर रखे हुआ हूँ। राष्ट्रपति जी को डॉक्टर थापा के बारे में बताने से पहले मुझे कुछ और सबूत इकट्ठा करने होंगे, क्योंकि उनको डॉक्टर थापा पर बहुत भरोसा है। और रात की काली चादर पूरे महापाल पर फैल गई। राष्ट्रपति जी अभी भी सो रहे हैं ध्रुव, तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो तो ठीक रहेगा। बाद में अगर चाहो तो हम तुम आज रात साथ ही ड्यूटी देंगे। ओके सर। चलो, आराम के बहाने एकांत तो मिला। मुझे इसी वक्त का इंतजार था। डॉक्टर थापा इस समय राष्ट्रपति जी के साथ ही है। मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर थापा अब अपना काम जल्द से जल्द निपटा चाहेंगे। मैं आज रात खिड़की के बाहर से उस पर नज़र रखूँगा ताकि मैं उसके रंगों हाथ पकड़ूँ। ध्रुव। तभी एक सर्द आवाज़ कमरे में तैर गई। ध्रुव पलटा और उसके दिल की धड़कन पल भर के लिए रुक गई, क्योंकि यह दृश्य आज वह वर्षों के बाद देख रहा है। माँ, पिताजी, मगर आप दोनों तो जुपिटर सर्कस में आग में जल गए थे। हमारे शरीर जल गए थे बेटे, लेकिन आत्माएं कभी नहीं जलती। हम आज भी जिंदा, लेकिन एक दूसरे रूप में। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं बेटे। तुम चाहो तो हमें देख पाओगे या न देख पाओ। राधा और शाम को अपने सामने देखकर ध्रुव अपने आप पर काबू न रख सका और उनके मिलने के लिए दौड़ने लगा। हमें छूना मत, हमें छूना मना है। लेकिन ध्रुव के कान कुछ नहीं सुन रहे थे। यह तो बढ़ता ही आ रहा। आओ राधा, नियम को तोड़ना ठीक नहीं है। यह क्या? यह तो बंद दरवाजे के पार जा रहे हैं। ध्रुव ने लपक कर दरवाज़ा खोला। वे रहे माँ, पिताजी। अरे ध्रुव, कहाँ भाग रहे हो? वो देखो जनरल, मेरी बिछड़े माँ और पिताजी। कहाँ हैं तुम्हारे माँ और पिताजी? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दोनों आखिरियों को नज़र से दूर जाते देख ध्रुव धैर्य खो बैठा। हटो रास्ते जनरल, वरना वे गायब हो जाएंगे। वो रहे वो। माँ, रुक जाओ, रुक जाओ। ध्रुव पागलों की तरह दौड़ रहा था, लेकिन फासला उतना ही था। उसको यह भी होश नहीं था ये पारदर्शी उसे किसी तरफ जा रहे हैं। उसको होश तब आया जब दोनों गायब हो गए, लेकिन कहाँ? ध्रुव अभी यह सोच नहीं पाया था कि आगे क्या करे। तभी अचानक उसके चारों तरफ कई आकृति आके खड़ी हो गई। आकृति जो निश्चित ही इस दुनिया की नहीं थी। तुम कौन हो? हम तुम्हारे दोस्त हैं ध्रुव। तुम्हारे असली माँ बाप चाहते हैं कि तुम हमारे साथ ही रहो, इसलिए हम तुमको साथ लेने आए हैं। मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। बचकर निकलने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे। चारों तरफ से आत्मा ध्रुव की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वह ध्रुव तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गई। कौन? आप कौन है? पहले तू काल्पनिक को यह बता, तू कौन है? अगर इन दुष्ट आत्माओं के चक्कर में कैसे फंस गया? आत्माएं इस तरह नहीं दिखा करती है बाबा। ये आत्माएं नहीं थी, यह तो नजर का धोखा था। किसी नशीली दवा का असर है। बालक, मैं पिछले 150 साल से हिमालय पर कपाल साधना कर रहा था, और इस साधना में मैं तेरी आत्माओं से रोज ही मुलाकात करता हूँ। आत्माएं तो मेरी दोस्त है, लेकिन बुरी आत्माओं का मैं जानी दुश्मन हूँ। इसलिए जब मुझे इस देश पर मंडरा रहे खतरे को बारे में बताया तो मैं पल भर भी नहीं रुका। यह नील जेबूब कौन है? मेरा सबसे प्यारा प्रेत। अब आओ, हमको इस देश की दुष्ट प्रेत आत्माओं से मुक्ति दिलानी है। चलिए काल्पनिक बाबा। राजभवन में भारी चहल पहल थी। ध्रुव, तुम भागते हुए कहाँ गए थे? और जनरल बिलाल कहाँ है? जनरल बिलाल? वो तो मेरे साथ नहीं गए। तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन वे तुम्हारे पीछे ही गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे। अब वह शायद कभी वापस नहीं लौटेगा। दुष्ट आत्माएं किसी को नहीं छोड़ती। अगर मैं इस वक्त न पहुंचता तो यह बालक भी वापस नहीं आ पाता। तुम कौन हो भाई, और यहाँ कैसे घुसाए? यह राष्ट्रपति भवन है, कोई धर्मशाला नहीं। इनको मैं लेकर आया हूँ डॉक्टर थापा। अब शायद यह काल्पनिक बाबा ही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैंने खुद अपनी आंखों से आत्माओं को देखा है, अपने मृत माता पिता की आत्माओं से बात की है। अब तो न चाहते हुए भी मुझे इस भूत प्रेत पर यकीन हो गया है, और इन आत्माओं के सामने हमारा आधुनिक विज्ञान बेकार है। समय नष्ट करना उचित नहीं है। मुझे शीघ्रता से राष्ट्रपति के पास ले चलो। लेकिन वो अभी बीमार है। चुप रहो। काल्पनिक का रौद्र रूप देखकर डॉक्टर थापा की हिम्मत जवाब दे गई। आओ बालक,
मुझे यहाँ पर दुष्ट आत्माओं का आभास हो रहा है, वो इस तरफ है। मेरी अस्थि दंड इन तरंगों को ग्रहण कर रही है। आश्चर्य तो यह है कि आप राष्ट्रपति जी के कक्ष की तरफ जा रहे हैं। और काल्पनिक बाबा एकदम रुक गया। आत्मा इस कक्ष में है। आप तो चमत्कारी है बाबा, यही राष्ट्रपति जी का कमरा है। सुनो, अगर तुम्हें अनुष्ठानों से राष्ट्रपति जी को जरा भी नुकसान पहुंचा तो इसको शांत कर बालक, वरना मैं इसको भस्म कर दूंगा। शांत रहिए डॉक्टर थापा, काल्पनिक बाबा राष्ट्रपति की मदद करने आए हैं। उनको नुकसान पहुंचाने का इनका कोई इरादा नहीं है। राष्ट्रपति मानवेंद्र भी यह दृश्य देख कर चौंक उठे। यह क्या, कौन है ये? इसको मैं लाया हूँ श्रीमान। ये एक महान काल्पनिक है। ये उन सारी दुष्ट आत्माओं को कैद कर लेंगे जो आपको संबंधियों का रूप धरकर आपको तंग कर रही है। यह तुम क्या बोल रहे हो ध्रुव? तुमको इन बातों पर कब से यकीन हो गया? तभी काल्पनिक ने चीख कर अपना अस्थिदंड उठाया और सामने स्त्री प्रकट हो गई। मेरी पत्नी और मेरे पिता, तुम्हारा खेल खत्म हुआ गंदी आत्माओं, अब तुम अपना भयंकर अंजाम के लिए तैयार हो जाए। काल्पनिक का हाथ हवा में उठा, लेकिन वे दोनों रहस्यमय आकृतियाँ सिर्फ हंसी। उनके जुड़े हुए हाथों से एक पीली किरण निकली और काल्पनिक चीख कर दूर जा गिरा। काल्पनिक क्रोध से पागल हो गया। तुम्हारी यह हिम्मत, मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। जुड़े हुए हाथों से रोशनी की एक और पीली किरण निकली। इस बार का वार और ज़्यादा ताकतवर था। दोनों आकृतियाँ फिर से हंसी और गायब होने लगी। ये दोनों तो गायब हो रहे हैं। ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली है। मैं इस तरह से इनके वश में नहीं कर सकता। डॉक्टर थापा और राष्ट्रपति भी इस घटना को देखकर प्रभावित हो गए। तो फिर ये कैसे वश में आएगी महाराज? इसके लिए मुझे इसी कक्ष में राष्ट्रपति के साथ एकांत में एक विशेष अनुष्ठान करना पड़ेगा। उससे मुझको यह शक्ति प्राप्त होगी जिससे यह आत्मा मेरे वश में आ जाएगी। और आप लोग राजी हैं? हाँ, एकदम तैयार हूँ। जो कुछ चाहिए बताओ, मैं सब ला कर दूंगा। तुम्हारा क्या कहना बालक? मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया काल्पनिक पर भर में सारी स्थिति समझ गया। तो ये लो। लेकिन ध्रुव अब इस नाटक को और आगे बढ़ने के मूड में नहीं था। ये गुस्सा है मेरे माता पिता की असली आत्माओं से खिलवाड़ करने के लिए, और ये है राष्ट्रपति जी को पागल घोषित करने की साजिश के लिए। और इन दो गुस्सों के साथ एक गुस्सा बिल्कुल मुफ्त। अब माफ़ी मांग राष्ट्रपति जी से और अपने गंदे मुंह से बता कि तू कौन है। लेकिन ध्रुव यह तो गलती कर गए, क्योंकि राष्ट्रपति मानवेंद्र के पैरों पर गिरा। काल्पनिक तेजी से उठा। उसने अपनी कमर पर की खाल से एक लंबा चाकू निकाला और अब अगर इंच भर भी हरकत की तो राष्ट्रपति गला काट दूंगा। तुम्हारी यह मजाल, तुमने राष्ट्रपति जी को हाथ लगाया। गुस्से से भरे डॉक्टर थापा आगे बढ़े और राष्ट्रपति जी चीख उठे। उसके गले से खून की एक पतली लकीर नीचे की ओर चली। यह सिर्फ नमूना दोस्तों, अगर पूरा चाकू गर्दन पर घुसेड़ दूंगा तो। अब माननीय राष्ट्रपति जी मुझे मेरे हेलीकॉप्टर तक आदर सहित पहुंचाएंगे। मैं अपनी स्कीम पर इस तरह से पानी नहीं फेरने दूंगा। तभी न जाने कैसे बगल की टेबल पर रखी एक भारी मूर्ति अचानक हिली और कई किलो का वजन काल्पनिक के हाथों पर आ गिरा। चाकू उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और ध्रुव ने यह सुनहरा मौका गंवाया नहीं। आप राष्ट्रपति जी के गले का घाव देखिए डॉक्टर थापा, मैं इस पाखंडी से निपट लेता हूँ। बस करो आई, बस नहीं, मैं तो मर जाऊंगा। सब सच बताएगा कि नहीं? बोल। मैं सब सच बता दूंगा। हाय मेरी नाक, यह आखिर कौन है ध्रुव? श्रीमान, यह बेड की खाल में छिपा भेड़िया है। जनरल बिलाल, तुम काल्पनिक हो? जनरल बिलाल? लेकिन फिर वे आत्मा, इसके बारे में यह नमक हराम खुद ही बताएंगे। बोलो। वो आत्माएं नहीं थी, वे 3D डायमेंशन आकृति थी जो प्रोफेसर हान ने बनाए स्पेशल प्रोजेक्टर से प्रक्षेपित की जाती थी। प्रोफेसर हान वहीं जिनकी 3 महीने पहले हत्या हो गई थी। जी हाँ, यह सब उसी दिन से शुरू हुआ जिस दिन से हान की हत्या हुई थी। उस दिन हान ने मुझे अपना नया आविष्कार दिखाने के लिए डिनर पर आमंत्रित किया था। यह 3 डायमेंशनल प्रोजेक्टर तो सिर्फ कैलकुलेटर जितना बड़ा है। लेकिन जनरल, तुम इतने बड़े सिर्फ 4 प्रोजेक्टर्स की मदद से पूरी सेना को मोर्चे ले सकते हो? वह कैसे? देखो, मैं इससे पहले से रिकॉर्ड की गई कुछ एक कैसेट डालता हूँ और अब ध्यान से देखो। प्रोफेसर हान ने बटन दबाया और सामने पूरी सेना खड़ी हो गई। क्या कोई कह सकता है जनरल, ये असली सिपाही नहीं है बल्कि उनके चलते फिरते 3D डायमेंशन इमेज है, यानी 3 आयामी आकृति? नहीं, ये तो बिल्कुल असली लग रहे हैं। और जानते हो, इस कैसेट में आकृति के साथ आवाज़ भी भरी जा सकती है। अच्छा, ये प्रोजेक्टर बैटरी से चलता है और कहीं पर भी फिट किया जा सकता है। इसको इस रिमोट कंट्रोल से भी चलाया जा सकता है। मैंने ऐसे 10 प्रोजेक्टर बनाए हैं। वाह प्रोफेसर, लेकिन आपका यह आविष्कार अगर दुश्मनों के हाथ पड़ गया तो इससे कई प्रोजेक्टर बना लेंगे। कभी नहीं। मैंने इन सभी प्रोजेक्टर के अंदर एक ऐसा बम फिट किया जो इसे खोलते ही फट जाएंगे और पूरे प्रोजेक्टर के चित्रे उड़ जाएंगे। मैं कल ही इसे राष्ट्रपति जी के पास दिखाने ले जा रहा हूँ। उस वक्त अचानक ही मेरे दिल में एक इच्छा जाग उठी, इस देश का तानाशाह बनने की इच्छा। मुझे इस बात का तुरंत आभास हो गया कि यह प्रोजेक्ट मेरी इच्छा को पूरा करवा सकता है, लेकिन इसके लिए यह जरूरी था कि किसी को इसकी भनक ना लगे। और इसीलिए प्रोजेक्टर के बारे में पूरी जानकारी उगलवाने के बाद मैंने प्रोफेसर हान को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मेरी स्कीम राष्ट्रपति को उनके मरे हुए संबंधियों के 3 आयामी आकृति दिखाकर पागल घोषित कर देना था,
ताकि देश में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए और सेना के जरिए सत्ता संभाल लूं। इस काम को अंजाम देने के लिए मैंने इस कमरे को कुछ प्रोजेक्टर फिट कर दिए और उनमें राष्ट्रपति की पत्नी और पिता का मेकअप किए एक्टरों की रील भर दी। राष्ट्रपति का निजी सचिव मानसून मेरे आदमी था। वह कमरे के बाहर खड़ा होकर रिमोट कंट्रोल के जरिए तीनों आयामी आकृतियों को बूथ बताकर पेश करता रहता था। 1 मिनट जनरल कर राष्ट्रपति जी की पत्नी की आकृति जो उसने देखी रही थी वह मुझे क्यों नहीं दिखी। इस प्रोजेक्टर से कई अलग अलग तरह की आकृतियाँ प्रोजेक्ट की जा सकती है। उनमें से कुछ खास किस्म की आकृतियाँ थी जो एक शीशे से ही देखी जा सकती है। उन स्पेशल शीशे को मैंने राष्ट्रपति के चश्मों में फिट करवा दिया था, इसलिए वे आकृतियाँ सिर्फ उन्हें ही दिखाई देती थी। ओह, तो ये बात है। बोलते जाओ जनरल, बोलते जाओ। गड़बड़ी मानसून की मौत के बाद से शुरू हुई। मेरे पास और कोई भरोसे लायक आदमी नहीं था, इसलिए मैंने फिर एक स्कीम लड़ाई जिसका खास मोहरा था ध्रुव। इसके कमरे पर रखी इसकी असली माँ बाप की फ़ोटो के अनुसार मैंने एक्टरों का मेकअप करके कुछ रील तैयार की और फिर उसके कैमरे में प्रोजेक्टर फिट करके उसे रील दिखा दी। फिर जैसे मैंने सोचा था वैसा हुआ। ध्रुव अपने माँ बाप की आकृतियाँ पीछा पीछा करते वहाँ तक आ गया जहाँ पर मैं काल्पनिक के भेष में पहले इंतजार कर रहा था। इसको अपने प्रभाव में लेकर मैं यहाँ तक आ पहुँचा। इस अस्थि दंड में छिपे रिमोट कंट्रोल के जरिए मैंने कमरे में वाला सारा नाटक किया और वह अनुष्ठान तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल मुझे राष्ट्रपति को एकांत में दबोचने का मौका चाहिए ताकि मैं उसकी हत्या करके गायब हो जाऊं। लेकिन यह काम तो तुम फिर भी कर सकते, क्योंकि राष्ट्रपति कक्ष पर तो खुद तुम ही पैरा कर देते। यह इतना आसान नहीं था। डॉक्टर थापा अक्सर पूरी रात राष्ट्रपति कक्ष में ही रहते थे। दिन में यह काम करना असंभव था और मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था किसी भी जनरल बिलाल पर रत्ती भर भी शक हो। राष्ट्रपति की हत्या के बाद लोग आत्महत्या पर शक करते रह जाते। अगर किसी को काल्पनिक पर शक होता तो काल्पनिक उनको कभी न मिलता, क्योंकि काल्पनिक तब तक वापस जनरल बिलाल बन चुका होता। वाह, तूने मेरी हत्या की कोशिश की जरूर की बिलाल, लेकिन तुमने जो स्कीम बनाई वह वाकई काबिल तारीफ थी। और फिर बाद में तुमने सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि पूरे मापाल पर एहसान का बोझ लाद दिया। ध्रुव, एहसान कैसा श्रीमान, यह तो मेरा कर्तव्य है। जो भी कह लो तो, लेकिन तुमने 2 ही दिन में यह सब कैसे कर दिखाया। शक तो मुझे पहले ही दिन हो गया था जब आपके कमरे की गोल टेबल अपने आप पलट गई थी। जब मैंने उसके पाए के एक धागा बंधा देखा तो मैं समझ गया किसी ने बाहर से डोर खींचे टेबल को पलटाया है। बाहर आकर मानसून को भागे देखकर मेरा शक और पक्का हो गया। मैं समझ गया कि इन आत्माओं के पीछे आदमियों का ही हाथ है। शुरू में मेरा शक नागफनी भंडारी और डॉक्टर थापा पर गया। मेरा ख्याल यह था कि चूंकि आत्माएं सिर्फ आपको ही दिख रही है, इसलिए वे किसी दवा का नतीजा भी हो सकती है और ऐसी दवा आपको सिर्फ डॉक्टर थापा ही दे सकते थे। लेकिन कल रात को जब मुझे भी आत्माएं दिखी पड़ी तो मेरा विचार एक झटके में बदल गया। मैंने तय किया कि मैं ऐसा दिखावा करूं जिससे मुझे आत्माओं पर यकीन हो गया हो। मेरी योजना सफल भी रही। काल्पनिक के रूप में जनरल बिलाल ने यही समझा कि मैं उसके चक्कर में फंस गया हूँ। हकीकत यह थी कि जनरल बिलाल मेरे चक्कर में फंस रहा था। जनरल बिलाल को तुमने पहचाना कैसे? और मैं और डॉक्टर थापा तो उसके बिल्कुल नहीं पहचान पाए। तुरंत तो उसके मैं भी नहीं पहचान पाया था, क्योंकि जहाँ मैंने अपने काल्पनिक रूप में देखा था वह काफ़ी अघोरी था और उसने मेकअप भी काफ़ी अच्छा किया था। लेकिन जब मैंने उसको राजभवन की रोशनी में देखा तो पाया कि काल्पनिक के माथे की ऊपर वाली खाल का रंग बाकी चेहरे की गोरा था, ठीक वैसे ही जैसे धूप में हमेशा टोपी पहनने से होता है। मेरा रहा सा शक तब दूर हो गया जब राजभवन में घुसकर बगैर रास्ता बताए सीधे आपके कक्ष तक पहुंच गया। यह सब तो स्पष्ट है कि एक बात मुझको अब तक समझ में नहीं आई। कौन सी श्रीमान? कि वह भारी मूर्ति अपने आप काल्पनिक के हाथों पर कैसे गिरी? मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने गिराया था। लेकिन किसने? इस सवाल का ध्रुव के पास कोई जवाब नहीं था। और इसी के साथ रूहों का शिकंजा कॉमिक्स का अंत होता है। अगली बार हम किसी और कॉमिक्स की एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। धन्यवाद।